नमस्कार, मैं हूँ अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग का अभी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी साइंस सब्जेक्ट की, किसके लिए चल रही थी? सीजीएससी, पीएससी जो एसीएफ का जो पोस्ट आई है, उसको हम लोग टारगेट लेके जो हम लोग अपने टेस्ट सीरीज जो 500 क्वेश्चन का जो टारगेट लिए हुए हैं कि 500 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट करने के बाद साइंस के एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना पसंद आता तो, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स और फैमिली में प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो हम लोग के साइंस का जो 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोग 25 क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने में क्या है कि हम लोग को चीज़ें समझ में भी आती हैं, और क्या है, बोर भी नहीं लगता। तो क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन हम लोग अच्छे तरह से कर पाते हैं। तो चलिए ठीक है। अब जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है प्रीवियस पार्ट मतलब पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है। देखिए ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन वो देखिए। हमें यदि नहीं पता है तो हमें पता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन की कमी से गाइटर नामक रोग होता है, नेक पे गले पे घींघा नामक रोग होता है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है लोहे की कमी, मतलब आयरन की कमी से। आयरन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा इफेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी हो जाती है, किसके? आयरन की कमी होने से, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर बचा कौन? तो बचा कैल्शियम। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अब देखिए मनुष्य के शरीर में कितने दांत दो बार निकलते हैं। मैंने आपको जब दांत पढ़ाया था, पाचन का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दांत। तो उसमें मैंने बताया था कि जो दांत होते हैं हमारे, कुछ दांत ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं, कुछ दांत ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन काल में दो बार निकलते हैं। तो हमने चार प्रकार के दांतों के बारे में भी डिस्कस किया था। कृतंक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। मतलब कि इंसीजर, इंसीजर, कैनिन और प्रीमोलर और मोलर। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो प्री मोलर होता है, पी पी प्री मोलर, प्री मोलर के एक भी दांत नहीं पाए जाते हैं, और जो अग्र मोलर होता है मतलब चवर्णक होता है उसका एक जोड़ी दांत नहीं पाया जाता। तो देखिए प्री मोलर के कितने दांत होते हैं? प्री मोलर के दांत होते हैं कुल, मतलब कि अगर पूछा जाए कि कुल कितने दांत जो है तो दो बार निकलते हैं, तो 32 दांत होते हैं कुल। टोटल टोटल 32 दांत होते हैं, जिसमें से 12 दांत ऐसे होते हैं कि जिसमें से 12 दांत क्या होते हैं, जिसमें से 12 दांत ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं। पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 दांत जो है वो पूरे जीवन काल में कितने बार निकलेंगे? दो बार निकलेंगे। जो दांत वाला चैप्टर है उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से दांत एक बार निकलते हैं, कौन कौन से दांत दो बार निकलते हैं। तो आप लोगों ने यदि पाचन का पूरा चैप्टर नहीं देखा तो उसको प्लीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। देखिए पाचन जो होता है हमारे शरीर में, पाचन का जो मैंने बताया था कि जब मैंने छोटी आंत पढ़ा था तो उसमें बताया था कि सर्वाधिक पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो ये आपका छोटी आंत सही हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए अब ये जो ऑप्शन है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। वहां पे बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में केवल क्या होता है, जो हमारे क्या होता है, पाचन के साथ बहुत सारे क्या होता है, जल होता है। मतलब कि बहुत ज्यादा तरल होता है जल, मतलब कि जो भोजन पचता है उसमें जो क्या होता है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है बड़ी आंत। और अमाशय तो आपको पता है कि उसमें अमाशय में किसका पाचन होता है। तो मैंने बताया था, यदि अमाशय वाला चैप्टर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए, अमाशय वाला। तो उसमें मैंने बताया था कि अमाशय जो होता है, अमाशय में किसका किसका अवशोषण होता है, कौन कौन से क्या बोलते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्त्रावण होता है। तो यदि अमाशय आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए। और मुकुहुआ में मैंने बताया था कि कैसे टाइलिन व लाइसोजाइम का स्त्रावण होता है। तो इसका जो 28 का क्वेश्चन की सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत, और बढ़िया तमाशा और मुंह हुआ। ये तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया अभी। अब देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रीवियस अभी क्वेश्चन में बताया मैंने कि मुख गुहा में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन किसका इस्तेमाल करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी? तो मुख गुहा से। अब देखिए यकृत,
यकृत मतलब लीवर, लीवर में पाचन नहीं होता, मतलब लीवर में पाचन नहीं होता। ये क्या करता है, लीवर का पाचन में मदद करता है। कैसे मदद करता है, ये वसा को जल में घुलनशील बना लेता है, और वसा का जल में घुलनशील बनना क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख गुहा। पढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखो पाचन तंत्र का हिस्सा क्या क्या है, देखिए बक्कल कैविटी, मुख गुहा हो गया, मुख गुहा के बाद ग्रास नली हो गई, जो ग्रास नली हो गई उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया हम लोगों का अमाशय, अमाशय के बाद यकृत, यकृत के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। ये सब केवल इतने भाग ही क्या है, पाचन तंत्र का भाग है। उसके अलावा जो भी है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत है पाचन तंत्र का, पित्ताशय, पित्ताशय भी, पित्ताशय जो है पित्ताशय की थैली होती है, जो क्या करते हैं, जो कहाँ पे होती है, यकृत में लगी हुई होती है। तो पित्ताशय से पूछे, पित्ताशय की थैली कहाँ पाई जाती है, तो यकृत में। छोटी आंत, छोटी आंत भी इसका हिस्सा है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है, तो कार्निया। कार्निया क्यों नहीं, कार्निया क्या है, आंख में पाया जाता है। और मैंने बताया था अभी लास्ट वीडियो में कि कार्निया जब आंख दान की जाती है तो कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो कार्निया वाला हिस्सा ही दान किया जाता है। तो ये हम लोग के 5 क्वेश्चन हो गए, अभी इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने 25 क्वेश्चन, अभी अभी 5 क्वेश्चन देखे। अब देखिए 5 क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब कुल मिला के हम लोग एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 करके हम लोग 500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साइंस के। चलिए देखिए 31 क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया है। देखिए अभी मैंने 2 मिनट पहले डिस्कस की, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी न किसी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो ये एमपीपीएससी में पूछे गए हैं, या तो यूपीपीएससी में पूछे गए हैं, या तो एसएससी, बैंक, रेलवे, या छत्तीसगढ़ पीएससी। और जो हम लोग की स्पेशल क्लास जो चली रही है छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे की, तो इसके जो पिछला जो 2 बार हुआ है क्वेश्चन, 2 बार जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी उसके भी क्वेश्चन इसमें अटैच है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम आराम से करिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मैंने बताया लार में टाइलिन व लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन किसमें पाचन करता है, तो स्टार्च का। तो 31 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। अब देखिए वो हम में से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है, अभी मैंने बताया। जो टाइलिन है वो किसका पाचन करता है, स्टार्च का। टाइलिन किसका पाचन करता है, स्टार्च का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। देखिए आपको पता है कि मानव पेट में, मतलब कि हमारे शरीर में जो हमारा अमाशय है, अमाशय में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का एक अम्ल एसिड का निर्माण होता है। तो कौन सा एसिड है वो इसमें पूछा गया है। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये थर्ड। अब देखिए इतना पता है आपको, लेकिन कौन इसका स्त्रावण कौन से सेल के माध्यम से आता है, तो कौन सा सेल लिखेंगे आप लोग, लिख लीजिए ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल के माध्यम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्त्रावण होता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब पाचन क्रिया के उपरांत प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। पहले पाचन क्या है ये समझिए। पाचन ये है कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, पाचन की क्रिया कहलाता है। देखिए तो वसा किसमें बदलता है, वसा फैटी एसिड में बदलता है। तो वसा तो हो नहीं सकता, बट वसा क्या है, फैटी एसिड में बदलता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब प्रोटीन का जब संपूर्ण पाचन होता है तो क्या बनता है, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अमीनो अम्ल। प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट अमीनो अम्ल, तो क्या हो जाएगा ये, अमीनो अम्ल। मैंने बताया, देखिए जो ऑप्शन में दिया है उसको भी डिस्कस कर देते हैं। वसा क्या है, वसा जो है फैटी एसिड में बदलता है। तो वसा तो खुद एक जटिल भोज्य पदार्थ है, वसा तो होगा नहीं। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसका फाइनल प्रोडक्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट का है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का। अमीनो अम्ल प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपको यकृत पढ़ाया था तो उसमें बहुत ही डिटेल और बहुत ही डिस्क्राइब रूप में बताया था मैंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपीपीएससी में पूछा भी गया है। तो देखिए जो एग्जाम, जो क्वेश्चन पीएससी में पूछे गए वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैंने पूरा पीसीएस लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, ताकि आपको क्या है, सॉल्व करने में आसानी हो और आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। तो देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ये यकृत पढ़ाया था तब बताया था। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं और आगे। चलिए अब देखिए
पितरस का स्त्रावण कहाँ से होता है, मतलब पितरस कहाँ पे बनता है। तो देखिए यकृत में क्या होता है, यकृत में ये देखिए ये हमारा यकृत होता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा यकृत है। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा ऐसे संरचना होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी संरचना होती है, अनास्पति प्रकार की ऐसी संरचना होती है जो कि यकृत में अंदर यकृत से पूरी तरह लगी हुई होती है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, पितरस का निर्माण होता है। तो यदि पूछा गया कि पितरस का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो पितरस का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे, तो यकृत से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। और अमाशय अग्नाशय छोटे आंत, तो पता है आपको भोजन का पाचन होता है। और यदि पूछा गया कि भोजन का अवशोषण कहाँ से शुरू होता है, पाचन तो हो गया, अवशोषण कहाँ से शुरू होता है, अवशोषण होता है हमारे अमाशय से। किसके माध्यम से, तो रसांकुर के माध्यम से। छोटी छोटी क्या है, रुधिर वाहिनियां होती हैं। मतलब रुधिर वाहिनियां मतलब कि छोटी छोटी रक्त की नलियां होती हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, भोजन, विटामिन, प्रोटीन, जितने भी कुछ भी होता है तो सबका क्या होता है, अवशोषण होता है। तो हो गया हम लोग का। पितरस का प्रमुख कार्य क्या है, आपको बताना है पितरस का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रमुख कार्य, पितरस का प्रमुख कार्य आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पितरस का कार्य आपको पता होना चाहिए। पितरस का क्या कार्य होता है, तो पितरस का जो प्रमुख कार्य है वो है कि वसा को जल में घुलनशील बनाना। पितरस का मतलब बाइल जूस, पितरस को बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस मतलब पितरस का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वसा को जल में घुलनशील बनाना। क्या होता है कि वसा जो होता है एक बहुत ही, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही जटिल अणु होते हैं। और वसा को जल में घुलनशील जब तक नहीं होगा, वसा जल में घुलनशील नहीं होगा तो पाचन नहीं होगा। तो वसा को जल में घुलनशील बनाने का काम कौन करता है, तो पितरस। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में नहीं दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी ना कभी। अब देखिए पेस मेकर का संबंध किससे है। देखिए जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, हार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। हार्ट में मैंने बताया था कि जो हमारे जो दिल होता है उसमें क्या एस ए नोड पाया जाता है। एस ए नोड, एस ए नोड, एस ए नोड बताया था कि एस ए नोड को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पेस मेकर बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है दिल को धड़कने के लिए। तो पेस मेकर का संबंध किससे हुआ, तो उसका संबंध हुआ हमारे हृदय से। अब देखिए सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए सोते समय जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, घटता है। मतलब यदि आप रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कंडीशन में हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और वहीं यदि आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, रेस्ट कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम रहेगा और वर्किंग कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो जाता है। और ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, तो ऊंचाई पे जाने पे रक्तदाब जो होता है वो कम हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है आपको बताना है। देखिए यकृत में क्या होता है, यकृत तो पाचन में सहायक होता है। फेफड़ा क्या है, तो फेफड़ा क्या होता है कि फेफड़े का काम क्या होता है जनरली, ये देखिए जो हमारा हार्ट के द्वारा पंपिंग होकर जो ब्लड हमारा लंग्स में पहुंचता है, तो लंग्स में क्या होता है कि उधर से ऑक्सीजन आता है। तो क्या होता है कि लंग्स में CO2 जो होता है O2 में और O2 CO2 में परिवर्तित होता है। जब मैंने इसको पढ़ाया था हार्ट वाला चैप्टर, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। तो अब रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, अमाशय में तो भोजन का पाचन होता है। तो क्या बचा, किडनी में भोजन का पाचन होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। देखिए किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। तो चलिए 40 नंबर तक हो गया, इसको नोट डाउन करिए। और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। मैं उसको जो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें आपके डाउट को क्लियर करूंगा। पहले यहाँ तक आप नोट करिए। तो देखिए अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन किसका अपघटन है, तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का अपघटन है। अब हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का अपघटन है। और दूसरी चीज हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि CO2 और O2 का परिवहन करता है।
ये आपके स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था, और ये कब किस में पूछा गया था, तो आपके यूपीएससी में पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो पता होना चाहिए CO2 और O2 को क्या करता है, CO2 और O2 का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। अब आगे बढ़िए, शरीर के अंदर रक्त का जमाव क्यों नहीं होता। तो शरीर के अंदर जो है तो ब्लड का जमाव क्यों नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होता, रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता नॉर्मल कंडीशन में, क्यों नहीं जमता, क्योंकि जो ब्लड में जो है तो क्या पाया जाता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हिपेरिन क्या है, हिपेरिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है। तो अब इसका हिपेरिन प्रोटीन के कारण जो है रक्त का जमाव नहीं हो पाता। अब हिपेरिन जो प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है, पता होना चाहिए आपको। ये हो गया। अब मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण, जब मैंने ब्लड पढ़ा है उसमें पढ़ा है, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते चलिए। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। जो अपना बोन मैरो, ये बीच वाले जो खोखला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे होता है। ये बोन है, बीच में क्या चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम की एक लेयर होती है, तो बीच में क्या होता है, खोखला हिस्सा होता है। तो टॉप और बॉटम पे आरबीसी का निर्माण होता है, और मिडिल में किसका निर्माण होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ब्लड में पूरा डिस्कस किया हुआ है। देखिए, जब कोई भी बाहरी पदार्थ रक्त में मिलता है तो कौन प्रतिक्रिया करता है, तो देखिए ऑप्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो देखिए रिएक्ट कौन करता है, तो आरबीसी क्या जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो कौन होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो रिएक्ट कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 44 क्वेश्चन कंप्लीट। जब फिर से देखिए, जब कोई भी बाहरी पदार्थ रक्त में मिलता है तो कौन प्रतिक्रिया करता है, तो कौन, डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी क्या करता है, तो आरबीसी विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इसका क्या करता है, परिसंचरण करता है। ये सब पता होना चाहिए। आरबीसी क्या काम है, डब्ल्यूबीसी क्या काम है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है, तो रुधिर इसका अंदर, मतलब ब्लड क्लॉटिंग। जब आपका चोट लगने के दौरान जब ब्लड निकलता है तो उस समय कौन एक्टिव होता है, तो प्लेटलेट्स होता है, एक्टिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। 45 क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही रक्त दाता समूह, इसको ये शायद एक क्वेश्चन कल पिछले लेक्चर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे अपन। तो सर्वग्राही रक्त दाता समूह कौन सा, सर्वग्राही ग्राही, सर्वग्राही, ग्राही मतलब लेना, कौन सबको ले लेता है, कौन ले लेता है, एबी। क्यों ले लेता है, क्योंकि एबी में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ये आईएएस मतलब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ब्लड कौन से रक्त समूह में, कौन से रक्त समूह में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, एबी। समझ में आ गया आपको, चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, देखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कहाँ पे पाई जाती है, तो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थिति कहाँ है, मानव मस्तिष्क में। सबसे देखिए, सबसे छोटी तो पिट्यूटरी हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ी ग्रंथि होगी यकृत ग्रंथि। तो ये सब चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है। तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं से भी लिया गया, ये क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहीं से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। नेफ्रॉन किसे समझ लिया, अभी मैं बताया था कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। तो शरीर की जो नेफ्रॉन किससे समझ लेते, तो किडनी में। ये किडनी की संख्या क्या होती है, तो लाखों में होती है। किडनी नेफ्रॉन की संख्या जो होती है किडनी में लाखों में होती है। तो कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों है। अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी, ये समझिए कि एंजाइम व हार्मोन्स, एंजाइम व हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण कहाँ कौन सा ग्लैंड से होता है, तो अग्नाशय से। अग्नाशय से क्या होता है, एंजाइम व हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण होता है। इसलिए क्या है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। एकमात्र मिश्रित ग्लैंड, एकमात्र क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड। एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है कौन सी, अग्नाशय। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कर रहे हैं, मिश्रित ग्रंथि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का इस्तेमाल कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो दंत, मतलब कि दंत दांत, मतलब कि दांत होता है। अब देखिए आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये मैंने डिस्कस किया है जब आपको मैं पाचन पढ़ा रहा था, तब की हुआ में लाइसोजाइम का इस्तेमाल होता है। लाइसोजाइम आंसू में भी पाया जाता है। तो लाइसोजाइम आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, लाइसोजाइम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो ये ऐसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको यदि आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट करिए। फिर देखिए, जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो आपका CGPSC ACF का जो एग्ज़ाम चल रहा है तो उसकी तैयारी में जुट जाइए, अभी भी समय है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी के बेस पर पढ़ा रहा हूँ, बट ये क्या है, आप UPPSC दे रहे हैं, चाहे MPPSC दे रहे हैं या फिर CGPSC दे रहे हैं, सभी में काम आने वाला है, क्योंकि साइंस तो एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि हर जगह कॉमन है। तो ये क्या है, मेन अभी क्या है, जो CGPSC का ACF का जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए खास तौर पे इसको तैयार किया गया। तो जो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं CGPSC ACF की, तो प्लीज़ इसको तो ध्यान से देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।